और इसके साथ ही बीजेपी ने एक और दांव चला है और ये दांव है मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विपक्ष को कमजोर करने का। कांग्रेस उतर चुकी है, खास तौर पे उनका फोकस मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। एआईएमआईएम है, लेकिन एनडीए परिवार के ही एनसीपी सीटों को और वोट को बांटने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है अजीत पवार की पार्टी। और ये कितना फायदा देगा, ये बहुत रोचक है। और ये जब खबर आई थी तो जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक झटका जैसा था, क्योंकि वो ऑलरेडी ही कांग्रेस के साथ इस मोर्चे पर लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में भले ही अजीत पवार बीजेपी के साथ है, लेकिन दिल्ली में उन्हें अलग से 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अब ये क्यों हुआ है? देखिए, भले ही अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी अच्छी सीटें काबिज कर लेती है तो क्या पता चुनाव के बाद अगर अरविंद केजरीवाल को सीटों की जरूरत हो तो कांग्रेस वापस साथ आ जाए। इसी स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी को उतारा। अब सवाल उठता है कि अजीत पवार ने यह कदम, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वजह से उठाया, तो इसके पीछे की रणनीति को और बेहतर तरीके से समझते हैं। महाराष्ट्र में जब सीएम फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहां हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये लोग अजीत पवार की वजह से वहां आए थे और उनको किसी बात का गुरेज नहीं था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री है। उनको केवल और केवल अजीत दादा से मतलब था और वो बीजेपी की सरकार को बधाई भी देते नजर आए और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनते देखना चाहते थे। साफ है कि महाराष्ट्र के मुस्लिम समुदाय में अजीत पवार की अपनी अच्छी पकड़ है। दिल्ली में भी अजीत पवार के 30 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और जाहिर है कि अजीत पवार के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिसका फायदा डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। अब कुल मिलाकर इतना साफ है कि बीजेपी ने दिल्ली में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और उनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी या यूं कहें अरविंद केजरीवाल के साथ है, जिनके राजनीतिक करियर में इस बार का दिल्ली चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। केजरीवाल से जुड़े जो सूत्र हैं उनके मुताबिक, वापस से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि केजरीवाल से जुड़े सूत्र के मुताबिक बीजेपी हर राज्य में अपने विरोधी की इमेज कुछ इस तरह बिल्ड करती है कि चुनाव आते आते जनता में यह मैसेज चला जाता है कि बीजेपी के विरोधी एंटी हिंदू हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ। चुनाव के दौरान यह मोमेंटम बिल्ड किया गया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाकर एंटी हिंदू बन गए हैं। नतीजा यह हुआ कि एमवीए को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ यह मैसेज क्लियर नहीं कर पाई और केजरीवाल खुद के लिए यह इमेज बिल्ड करने में कामयाब रहे कि वो सभी जाति सभी धर्मों के साथ हैं। और रही सही कसर, बजट से ठीक पहले मिडिल क्लास को लेकर रखी गई 7 मांगों ने पूरी कर दी है। मिडिल क्लास, जिस पर ज्यादातर किसी का ध्यान नहीं जाता, उस पर ध्यान दिया अरविंद केजरीवाल ने। मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल की पहली मांग है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, फिर प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए। साथ ही केजरीवाल ने उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ का बजट भी 10% करने और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाने की मांग की और इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग भी केजरीवाल ने उठाई। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जरूरी चीजों के ऊपर से जीएसटी खत्म करने की मांग भी उठा डाली है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर रिटायरमेंट प्लान बनाने और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज की मांग भी अरविंद केजरीवाल ने उठा ली है। साथ ही रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट के लिए फिर से लागू करने की मांग केजरीवाल ने कर दी है। ये 7 मांगें दिल्ली के चुनाव से पहले मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर की हैं और ये वो मिडिल क्लास है जहां पर लगभग जितनी भी जातियां हैं वो आती हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, ये हर मिडिल क्लास घर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वो मिडिल क्लास जो राजनीति की रसाकशी में सियासी दलों के नजरों से ज्यादातर दूर हो जाता है, वो सिर्फ टैक्स पे करता रहता है, उसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं। अब अरविंद केजरीवाल खुद की भी ताकत फ्रीबीज की स्कीम मानते हैं
और उनको लगता है कि बीजेपी को भी उनकी पिच पर उतरना पड़ा और उनकी योजनाओं को कंटिन्यू करने का वादा करना पड़ा। तो यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। इसके अलावा उन्होंने अपने हिंदुत्व की इमेज को इंटैक्ट रखा है। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम भाई भी उनसे दूर ना जाएं, इसीलिए उन्होंने कहा कि इमामियों के जिनका भी पैसा सैलरी बाकी है वो सत्ता में आने के बाद दे दें। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने पिच पे लगातार बयानबाजी और वादे कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बस माइनॉरिटी वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहती, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूं। और यही वजह है कि दिल्ली में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं जिसकी उनकी चिंता बढ़ी हुई है, जो पहले कांग्रेस के साथ निभाया करते थे लेकिन 2015 से आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गए। अब कांग्रेस इन वोटरों के साथ साथ ये चाहती है कि ये तमाम वोटर अभी भी उनके साथ रहें और इसी तरह झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स भी बीजेपी से जो डोर टू डोर कनेक्ट हुए वो ढंग से वोट पे कनेक्ट ना हो जाएं। ये तमाम वो बातें हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल की चिंताएं बड़ी हैं। इनको भी केजरीवाल अपने साथ में इंटैक्ट रखना चाहते हैं पहले के कार्यकाल के लिहाज